साल था 1914। गर्मियों का मौसम था और एक हत्या हुई। बस एक हत्या, और उसके साथ ही दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हम बात कर रहे हैं पहले विश्व युद्ध की, जिसे उस वक्त के लोगों ने द ग्रेट वॉर यानी महायुद्ध कहा था। एक ऐसा टकराव जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया, लाखों लोगों की जान ले ली और एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जिसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब सिर्फ एक गोली की आवाज ने पूरी दुनिया को 4 साल तक चलने वाले एक भयंकर विनाशकारी युद्ध में कैसे धकेल दिया। इस कहानी को समझने के लिए कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी, हमें पहले उस बारूद के ढेर को देखना होगा जिस पर पूरा यूरोप बैठा हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप का माहौल बहुत ही तनाव भरा था। मतलब किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। ये आज जैसा नहीं था जहां कई अलग अलग देश हैं। उस समय यूरोप कुछ विशाल, बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों का अखाड़ा था जो एक दूसरे से लगातार मुकाबला कर रहे थे। देखिए, इस तनाव के पीछे 4 बड़ी वजह थीं। पहला, साम्राज्यवाद, यानी दुनिया भर में जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने की होड़। दूसरा, गठबंधन, देशों के बीच ऐसे सीक्रेट समझौते थे कि अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। तीसरा, सैन्यवाद, अपनी फौज और हथियारों को सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बनाने की एक होड़ सी लगी थी। और फिर वो चौथी और आखिरी वजह जिसने इस बारूद में आग लगा दी, एक हत्या। उस समय पूरा यूरोप 2 बड़े मजबूत गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स जिसमें मेन थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ थे आंतान यानी मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन थे। ये गठबंधनों का एक ऐसा जाल था कि अगर एक देश भी लड़ाई में कूदा तो बाकी सब अपने आप खींचे चले आएंगे। ये एक तरह का ग्लोबल ट्रिप वायर था, बस किसी के छूने की देर थी। और वो ट्रिप वायर आखिरकार 28 जून 1914 को छू ही गया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के होने वाले राजा आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की साराजेवो में हत्या कर दी गई। गोली चलाने वाला सर्बिया का एक राष्ट्रवादी था। और बस इसी एक घटना ने उस डोमिनो इफेक्ट को चालू कर दिया जिसे फिर कोई नहीं रोक सका। फिर तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। अपने दोस्त सर्बिया को बचाने के लिए रूस मैदान में उतर आया। अब अपने साथी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए जर्मनी रूस के खिलाफ खड़ा हो गया। फिर जर्मनी ने रूस के दोस्त फ्रांस पर हमला कर दिया और इसके लिए उसने एक न्यूट्रल देश बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे ही जर्मन सेना बेल्जियम में घुसी, ग्रेट ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। आप सोचिए, सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर पूरा का पूरा यूरोप आग की लपटों में था। जर्मनी ने तो यही सोचा था कि ये युद्ध कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा, एक तेज और जबरदस्त जीत के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध बहुत जल्द एक ऐसे भयानक गतिरोध में बदल गया जहां लाखों सैनिक मीलों लंबी खाइयों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, जर्मनी को ये बात पता थी कि उसे 2 तरफ से लड़ना पड़ सकता है, पश्चिम में फ्रांस से और पूर्व में रूस से। तो इस 2 तरफा युद्ध से बचने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, श्लीफन प्लान। प्लान ये था कि वो तेजी से बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को हरा देंगे और फिर अपनी पूरी की पूरी ताकत रूस के खिलाफ झोंक देंगे। लेकिन फ्रांस उतनी जल्दी हारा नहीं। नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई एक जगह आकर ठहर सी गई। दोनों तरफ की सेनाओं ने खाइयां खोद ली और एक दूसरे पर मशीन गन और तोपों से हमला करते रहे। ये एक बिल्कुल नया और क्रूर किस्म का युद्ध था, जहां पुरानी सैन्य रणनीतियां एकदम बेकार साबित हो रही थीं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी मोर्चा बहुत बड़ा और ज्यादा गतिशील था। वहां सेनाएं लगातार आगे पीछे हो रही थीं। इस खाई युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाना भी सच में बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक लड़ाई का उदाहरण लेते हैं। 1916 की वर्डन की लड़ाई में फ्रांस और जर्मनी के मिलाकर 10 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। 10 लाख! ये एक तरह का औद्योगिक नरसंहार था। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। क्योंकि ये साम्राज्यों का युद्ध था, तो ये लड़ाई उनकी कॉलोनियों तक भी पहुंच गई। अफ्रीका के मैदानों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक और एशिया के द्वीपों तक ये सचमुच में एक विश्व युद्ध था। मित्र देशों ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ गैलेपोली में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़ते हुए हजारों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दे दी। पूरब में जापान ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया ताकि वो प्रशांत महासागर में उसके इलाकों पर कब्जा कर सके, और समुद्र में ब्रिटेन ने जर्मनी की नाकेबंदी कर दी, जिसके जवाब में जर्मनी ने अपनी घातक पनडुब्बियों यू-बोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। साल 1917 ये साल युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने युद्ध की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सबसे पहले तो रूस में क्रांति हो गई। ज़ार का शासन खत्म हुआ और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सत्ता में आ गए। उन्होंने आते ही जर्मनी से शांति समझौता किया और रूस युद्ध से बाहर हो गया। जर्मनी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वो अपनी सारी सेना पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ लगा सकता था। लेकिन जर्मनी की ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही एक बड़ा देश युद्ध से बाहर हुआ, एक नई और ताकतवर शक्ति युद्ध में शामिल हो गई, अमेरिका। इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, जर्मनी की यू-बोट्स अटलांटिक महासागर में अमेरिकी जहाज़ों को डुबो रही थीं, और दूसरी, ब्रिटिश जासूसों ने एक सीक्रेट जर्मन टेलीग्राम पकड़ लिया। इसमें जर्मनी मेक्सिको को उकसा रहा था कि वो अमेरिका पर हमला कर दे। इसके बाद तो अमेरिका के लिए चुप रहना नामुमकिन हो गया था। तो अब युद्ध अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। जर्मनी को पता था कि अमेरिकी सेना के पूरी ताकत से यूरोप पहुंचने से पहले ही उसे हर हाल में जीतना होगा। और वहीं दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जानते थे कि अब आखिरी और निर्णायक चोट करने का सही समय आ गया है। 1918 के वसंत में जर्मनी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। पूर्वी मोर्चे से आई अपनी सेना के साथ उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर एक जबरदस्त हमला किया, जिसे स्प्रिंग ऑफेंसिव कहा जाता है। शुरू में तो उन्हें काफी सफलता मिली, लेकिन वो मित्र राष्ट्रों की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। उनका आखिरी दांव नाकाम हो रहा था। और फिर ताज़ा दम अमेरिकी सैनिकों की मदद से मित्र राष्ट्रों का जवाबी हमला एक तूफान की तरह आया। 100 डेज ऑफेंसिव नाम के इस अभियान ने थकी हारी जर्मन सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। एक एक करके जर्मनी के साथी देश हार मानने लगे और जर्मन सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। अब जर्मन कमांडरों को ये एहसास हो गया था कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम, बस लड़ाई रोकने पर जोर दिया। ये सुनने में एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे होने वाले थे। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे 4 साल से चल रही गोलीबारी हमेशा के लिए थम गई। महायुद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद जो शांति संधि हुई वो शांति कम और अगले युद्ध का न्योता ज्यादा लग रही थी। ये एक तरह का 20 साल का सीज़फायर था, क्योंकि संधि ने जख्मों को भरने की जगह उन्हें और भी गहरा कर दिया था। वर्साई की संधि ने युद्ध की सारी जिम्मेदारी अकेले जर्मनी पर डाल दी। उस पर अरबों डॉलर का हर्जाना लगाया गया और उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया। ये जर्मनी के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था, जिसे वहां के लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाए। और इसी अपमान की कोख से जर्मनी में एक बहुत जहरीली कहानी ने जन्म लिया, पीठ में छुरा घोंपने का मिथक। ये झूठी धारणा फैलाई गई कि जर्मन सेना तो मैदान में जीत रही थी, लेकिन देश के नेताओं ने ही सेना को धोखा देकर दुश्मनों से समझौता कर लिया। ये सच नहीं था, पर लोगों ने इस पर यकीन कर लिया। ये भावना कि हम युद्ध जीत रहे थे लेकिन हमारे नेताओं ने हमें बेच दिया, पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल गई। एडोल्फ हिटलर जैसे लोगों ने इसी धोखे और गुस्से की भावना का फायदा उठाया और सत्ता तक पहुंच गए। उन्होंने वादा किया कि वो जर्मनी के इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। और यहीं पर आकर ये सवाल उठता है, क्या पहला विश्व युद्ध 1918 में सच में खत्म हुआ था, या फिर वर्साई की संधि ने बस लड़ाई को 20 साल के लिए रोक दिया था, ताकि दुनिया एक और उससे भी कई ज्यादा भयानक विश्व युद्ध की तैयारी कर सके?